नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एडुपीडिया में। मैं सत्यदेव उपाध्याय आज प्रेजेंट सेशन में बिहार एसएससी सीजीएल की मैथमेटिक्स में परसेंटेज शुरू करने जा रहा हूँ और आप इसे देखिए। इसके पहले मैंने 9-10 वीडियो बना रखा है एसएससी सीजीएल के लिए, उसको देख लीजिए। फिलहाल मेरा ये न्यू चैप्टर है परसेंटेज। आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और आगे फिर कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। हम लोग परसेंटेज का मतलब क्या समझते हैं। सीधा से परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी जो कि रिलेटिव क्वांटिटी के तौर पे व्यक्त हो। जैसे एक होता है एब्सोल्यूट, कोई भी थिंग एब्सोल्यूटली, जैसे नंबर है 5 है 10 है, इस तरह से एब्सोल्यूट है। और एक होता है रिलेटिव, जैसे रेशियो फॉर्म में होता है 2/3, 4/5, 3%, 50%। तो रिलेटिव वाला का एक ही प्रकार है परसेंटेज। जितना वैल्यू होता है उसके जस्ट नीचे यदि 100 कर दिया जाए तो ऊपर वाले वैल्यू को परसेंट बोला जाता है। एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट नंबर होती है जो कि किसी अदर से उसका कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज वाला जो वैल्यू है या रेशियो जो है वो रिलेटिव वैल्यू होती है। यही दोनों में फर्क है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, ये मान लीजिए ये x/y दिया रखा है फ्रैक्शन के तौर पे, तो इसको परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है, दिए गए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। और यदि परसेंटेज वैल्यू कोई दी रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जस्ट उस परसेंटेज वैल्यू में 100 का आप डिवीजन कर दीजिए। जैसे 70% का मतलब क्या है फ्रैक्शन के तौर पे 70/100 7/10। तो पहला सवाल अब इस तरह से आता है हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन। मान लीजिए कोई ए है, लिक्विड मिक्सचर है, उसमें x% मिल्क है, और कोई लिक्विड बी है, वो भी एक मिक्सचर है, उसमें y% मिल्क है। मतलब मान लीजिए पानी और मिल्क का मिक्सचर है। एक ए मिक्सचर है, एक बी मिक्सचर है। पहले में x% मिल्क है, दूसरे में y% मिल्क है। तीसरा एक मिक्सचर हम लोग बनाते हैं ए और बी दोनों को मिक्स करके। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए मिल्क और मान लेते हैं पानी का मिक्सचर है, बी मिल्क और पानी का मिक्सचर है, अलग अलग समानुपात में मिले हुए हैं दोनों में। पहले में x% मिल्क है, दूसरे में y% मिल्क है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, मान लीजिए कि ए में से m पार्ट ले लें, ए में से m पार्ट ले लें और बी में से n पार्ट ले लें, तो ए और बी का जो मिक्स करके मिक्सचर बनेगा क्रमशः m और n पार्ट लेकर के, उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो सीधा सीधा फार्मूला बनता है, जितने पार्ट लेंगे उसमें उसके परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो उसमें आपका सीधा सीधा आ जाएगा मिल्क का प्रोपोर्शन। दूसरे में भी इस तरह मिल्क का प्रोपोर्शन आ जाएगा, तो टोटल मिल्क हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी पहले में m पार्ट लेना है, दूसरे में n पार्ट लेना है, क्वांटिटी हो गया। तो ये ओवरऑल हो गया, और ऊपर वाला कोई मिल्क का होगा, डिवाइड करते हैं परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज का फंडामेंटल डेफिनेशन भी है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, तो गिवन वैल्यू का परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट मिल्क है, तो वही आ गया mx + ny/m+n। इस बेसिस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, एक मॉडल क्वेश्चन आता है यहाँ से। तीसरा प्रश्न कहिए या फंडामेंटल, इसको आप कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है, आपको सेकंड वैल्यू निकालनी है। मतलब गिवन वैल्यू है, एक रिक्वायर्ड वैल्यू है, दिया हुआ मान दे रखा है और उससे आपको एक इच्छित मान निकालना है। और आपको पता है क्वेश्चन देखने के बाद, यदि आपको पता है कि इच्छित मान 1 से बड़ा है, सॉरी
इच्छित मान जो है, जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू, वो दिए गए मान से बड़ा है, तो सीधा सीधा मतलब है एक फ्रैक्शन जो कि एक से बड़ी हो उसको आपको दिए गए मान में मल्टीप्लाई कर देना है। आप समझिए कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है, रूल ऑफ फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। यदि एक से छोटा फ्रैक्शन हो, मतलब कि जो वैल्यू हमको चाहिए वो दिए गए वैल्यू से कम होगी, वहां पर दिए गए वैल्यू में हम लेस देन वन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि दिया गया फ्रैक्शन जो है, सॉरी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है, जो निकालना है, वो यदि एक से बड़ा है और दिया गया फ्रैक्शन जो है एक तरह से रिक्वायर्ड वैल्यू यदि एक से बड़ी है, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको रिक्वायर्ड वैल्यू बड़ी चाहिए दिए गए वैल्यू से, तो वहां पर मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे समझ लेते हैं। आगे इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। परसेंटेज का चैप्टर है। मान लीजिए कोई लाभ या हानि हो रही है x% के हिसाब से, या कोई चीज़ x% अधिक है या कम है, इस तरह से, तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग फिगर दो होते हैं। 100 एक आता है जो कि परसेंटेज में हर चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, व्यक्त की जाती है, और दूसरा होता है फाइनल वैल्यू, एक तरह से 100 प्लस माइनस x। तो दो वैल्यू है, कैलकुलेटिंग फिगर हो गए। अब आपको मान लीजिए एक सवाल इस तरह से आता है कि एक फाइनल वैल्यू किसी भी प्रॉब्लम में, मान लीजिए एक गोडाउन में, मान लीजिए कि एक गोडाउन में 8 टन अनाज बचा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, एक गोडाउन में 8 टन मान लीजिए वेट बचा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी उस सीट की, जबकि उस गोडाउन में क्रमशः शुरू में लोग x% वेट ले गए, इसके बाद जो बचा उसका y% ले गए, फिर जो बचा उसका z% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीडीएस में। इस तरह से क्रमशः x y z% एक दूसरे के परसेंटेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ए फाइनल 8 टन गेहूं बचा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल शुरू में कितने टन गेहूं था। अब ध्यान से देखिए, कोई वैल्यू मान लीजिए 8 टन गेहूं है, वो घटते घटते ए आई, इसका मतलब है कि इनिशियल में शुरुआत में उसमें ज़्यादा था, मतलब जो गिवन वैल्यू है आपका ए, वो शुरू में कम था, मतलब ए में हमको एक से कम वाले भिन्न का गुणा करना पड़ेगा। तो ए से कम वाले भिन्न कौन कौन से हो सकती है, क्योंकि यहाँ घट रहा है चीज़, समझिए इस चीज़ को, यहाँ घट रहा है, इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई जेड है ये सब घटाव में आएगा, मतलब 100 माइनस एक्स फॉर्म में आएगा, 100 प्लस एक्स में नहीं आएगा। मतलब कैलकुलेटिंग फिगर जो हमारा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक दूसरे में भाग के काम आएगा, वो 100 होगा, और 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड आएगा। कंटिन्यूस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स के लिए 100 बाई 100 माइनस एक्स, फिर वाई के लिए निकालेंगे, चूंकि जितना बच रहा है उसका आपको निकालना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, x% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर जो बचा उसमें से उसका y%, फिर उसका जो बचा उसका z% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब रिमेनिंग कितना बचा, a बचा है, मतलब कि a से मल्टीप्लाई कर देना होगा सारे फैक्टर्स को, तभी तो हमको इनिशियल अमाउंट पता चलेगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी होंगे यहाँ पे वो ग्रेटर देन वन फ्रैक्शन होगा, तो सारे के सारे ग्रेटर देन वन फ्रैक्शन इसलिए आ जाएगा। और यहाँ पर सवाल यही है कि हमने 100 प्लस एक्स बाई 100 क्यों नहीं किया है, मतलब कि हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते थे, बाई 100 कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ ऐसा नहीं किया, हमने 100 माइनस एक्स लिया, क्योंकि यहाँ घट रही है वैल्यू, तो घटेंगे तो क्या आएंगे, 100 माइनस एक्स करेंगे इस तरह से, इनिशियल वैल्यू 100 मान लीजिए इस तरह से, 100 माइनस एक्स फाइनल वैल्यू हुई इस तरह से। हमने इस वैल्यू के बारे में अभी नहीं कहा, मैंने ऐसे ही कहा कैलकुलेटिंग फिगर 100 और 100 प्लस माइनस एक्स वगैरह लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा लेस देन मोर देन वन फ्रैक्शन से, और इसका इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल भी है, देख लेते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई भी गोडाउन की बात की जाए, मान लीजिए 8 टन्स में अनाज शुरू में था, 8 टन्स ऑफ वेट इनिशियल अमाउंट था, इनिशियली 8 टन अमाउंट था, और इसके बाद उसमें क्या किया जा रहा है, इसमें से मान लीजिए एक पर्सन है, X% अनाज ले रहा है पहले, फिर पर्सन B है, मतलब दूसरा पर्सन है, जो बचा है रिमेन उसका Y% ले रहा है, और फिर Z% तीसरा व्यक्ति ले रहा है, जो कि XY निकालने के बाद जो बचा है उसका Z% ले रहा है। तो फाइनल जो है अमाउंट क्या होगा ये आपको निकालना है, मतलब फाइनल अमाउंट कितना बचा है। शुरू में आपका A बचा है, इनिशियल वैल्यू शुरुआती वैल्यू A बचा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा। हमने पहले डिस्कस किया, यदि आपका इनिशियल अमाउंट जो है ज्यादा है और फाइनल अमाउंट कम आ रहा है, चूंकि निकाला जा रहा है इसमें, तो फाइनल अमाउंट कम होना स्वाभाविक ही है। तो इस केस में आप लेस देन वन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ घटोतरी हो रहा है कंटिन्यूस, इसलिए मतलब इसका ये है कि यहाँ पर हमारा कैलकुलेटिंग फिगर 100 और 100 माइनस x होगा, इस तरह से x होगा, y होगा, z होगा, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमको a मल्टीप्लाइड बाई लेस देन वन फ्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पर 100 माइनस x बाई 100, चूंकि मेरा कैलकुलेटिंग फिगर बाई डिफॉल्ट 100 पर आता ही है, इसके बाद 100 प्लस माइनस x हो जाता है, जो हमको लेना है। तो लेस देन वन फ्रैक्शन है, इसलिए 100 माइनस x बाई 100 करेंगे, मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगी। दूसरा 100 माइनस y बाई 100, तीसरा 100 माइनस z बाई 100। इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो a से कम होगी। 8 टन पहले अनाज था, अब 8 टन से कम आएगी। तो इस तरह का फार्मूला बनता है इस केस में। अब एक और देख लेते हैं इसी तरह का, मोर देन वन फ्रैक्शन या रूल ऑफ फ्रैक्शन जो है, जिसमें लेस देन वन फ्रैक्शन, मोर देन वन फ्रैक्शन को जो कंसेप्ट है, यदि कोई समझ जाए स्टूडेंट, तो उसके लिए सवाल काफ़ी आसान हो जाते हैं, बस एक बार कमांड कर लें। मान लीजिए कहीं कोई वैल्यू a है, कोई वैल्यू a है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं x%, कोई दूसरी वैल्यू, फिर इसके बाद x% हो गया, उसके बाद टोटल वैल्यू का y% ऐड कर रहे हैं, फिर z% ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी इनिशियल वैल्यू है, वहां पर इतना ऐड कर देते हैं, तो फाइनली जो हो रहा है वो a आ जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइनल अमाउंट a है, तो आपको इनिशियल अमाउंट शुरुआती वैल्यू क्या थी। मान लीजिए ये वैल्यू k थी, तो k की वैल्यू क्या आएगी देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेटिंग फिगर जो होगा वो 100 होगा पहला, और दूसरा होगा 100 प्लस x y z, ऐसे होगा 100 एंड 100 प्लस x, 100 प्लस y, 100 प्लस z। और ये फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल से अधिक होगी, मतलब कि यदि आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है, तो आपको फाइनल वैल्यू में लेस देन वन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ताकि जो फाइनल वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इनिशियल वैल्यू कम आ सके। तो देखिए हम यहाँ a को चूंकि डाउनवर्ड करेंगे, कम करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम
लेस देन वन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे कि पहले किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा कैलकुलेटिंग फिगर जो होगा वो 100 और 100 प्लस एक्स वाई प्लस जेड होगा, जो कंडीशन होगी। तो यहाँ पर लेस देन वन फ्रैक्शन का ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। 100 बाई 100 प्लस एक्स, 100 बाई 100 प्लस वाई, 100 बाई 100 प्लस जेड। ये हमारा आ गया इनिशियल वैल्यू, जो कि फाइनल वैल्यू में लेस देन वन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिला है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझना केवल आपको यही है, इनिशियल निकालना है या फाइनल निकालना है, और ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू की तरफ वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। यदि बढ़ रही है तो आप गिवन वैल्यू में दिए गए मान में एक से बड़े फ्रैक्शन का आप यूज करिए, मल्टीप्लाई करिए, और यदि वैल्यू घट रही है तो दिए हुए मान में लेस देन वन यानी कि एक से छोटे फ्रैक्शन का इस्तेमाल करिए। और फ्रैक्शन किससे बनेगा, 100 और 100 प्लस माइनस एक्स वाई जेड से बनेगा। तो यहाँ चूंकि बढ़ोतरी हो रही है इसलिए प्लस में लिया गया है सब। इसी तरह से जो भी यहाँ सवाल बनाया जा सकता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखानी है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, और वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मान लीजिए किसी शहर की आबादी P है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन P। मान लीजिए n ईयर के बाद क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, जबकि जो इंक्रीमेंट रेट है, बढ़ोतरी दर जो है आपके पॉपुलेशन का वो 8% है। तो इसका एक मास्टर फार्मूला होता है जो आपकी अमाउंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज किया जाता है, उसी फार्मूले का यहाँ भी यूज किया जाएगा। और इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो P है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो होगा, फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर के बाद वो होगा, मान लीजिए कि फाइनल पॉपुलेशन, शुरुआती पॉपुलेशन P है, P इंटू 1 प्लस रेट जो है जिस दर से इंक्रीज कर रही है पर एनम है, 8% पर एनम, सालाना जो है वृद्धि जो है दिखाया गया है 8% से, r/100 टू द पावर n ईयर, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है। इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करके n सालों बाद 8% पर एनम से बढ़ती हुई जनसंख्या का आप फाइनल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि इतने ईयर के बाद जनसंख्या कितनी हुई शहर की। और इसी में मान लीजिए कि इनिशियल जनसंख्या P दे रखा है, और यदि घटोतरी हो रही है 8% पर एनम से, तो R1 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के हिसाब से ऐसे होता है, 8% इंक्रीमेंट है तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मान लीजिए कि शुरुआती में पॉपुलेशन P है किसी भी शहर की, और पहला साल जनसंख्या 8% के हिसाब से बढ़ती है, या x% मान लीजिए, x% के हिसाब से बढ़ी। फिर नेक्स्ट ईयर वो y% के हिसाब से घट जा रही है, तो y% के हिसाब से घट रही है, वैसे कर देंगे। और फिर मान लीजिए z% के साथ उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ रही है, तो 100 प्लस z/100। इस तरह से भी आप फाइनल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं।
अब इस केस में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें या तो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट जनसंख्या का बढ़ोतरी दिखाएगा इस फार्मूले में, या जनसंख्या का उत्तरोत्तर घटोतरी दिखाएगा। ये जो फार्मूला है इसमें आप जिस साल जनसंख्या बढ़ रही है उसमें x% प्लस ऐड कर देंगे, और जहाँ घट रही है वह माइनस करेंगे उस साल का रेट के लिए। मान लीजिए पहले साल x% से बढ़ रही है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर, नेक्स्ट ईयर y% से डाउन हो रही है तो माइनस लगा देंगे इसको, और फिर बढ़ रही है तो z प्लस लगा देंगे। इसी तरह जितने साल इसमें होंगे उतने फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बढ़ते हुए के लिए प्लस और घटने के लिए माइनस। मान लीजिए 5 साल में ऐसे हो रहा है और 3 साल तक ऐसे है, चौथे साल मान लीजिए 100 प्लस k बढ़ रहा है